जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों के 24 फरवरी को होने वाले ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बोर्ड एग्जाम के लिए VBA सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर है। और दोस्तों, ये जो प्रश्न है काफी VBI है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके 24 फरवरी को होने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, जिसमें यहाँ पर कुल 9 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में केवल 7 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है, जिसका उत्तर आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से जानेंगे। और दोस्तों, प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 1-1 नंबर का होगा, यानी कि सभी 7 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर आप लोगों को जो है पूरा का पूरा 7 नंबर मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपका जो पहला यानी कि 26वां अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। इससे पहले आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा उसका सीरियल नंबर 1 से लेकर के 25 तक होगा, और वहीं पर 26 से आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होगा। तो यहाँ पर आपका जो पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है वह है कि कच्चे माल पर आधारित उद्योग के कोई 2 उदाहरण दीजिए। आप लोग सुविधा अनुसार यहाँ पर कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं, और यहाँ पर मैंने आपके लिए जो दिया है चीनी के कारखाने और वहीं पर सीमेंट की फैक्ट्रियां। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग जो कागज का उद्योग है या फिर उससे रिलेटेड या फिर दूसरा कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों तथा विचारों के प्रेषण को शामिल किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सड़क परिवहन के 3 लाभों को लिखिए। सड़क परिवहन से कौन कौन सा लाभ होता है, तो उसमें 3 लिखना है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि सड़क परिवहन के लाभ निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है सड़कें बनाने में लागत कम आती है, दूसरा में सड़कों का निर्माण अधिक ढाल वाले क्षेत्रों और पहाड़ियों पर भी आसानी से किया जा सकता है, तीसरा है कि छोटी दूरी के लिए सड़क मार्ग का प्रयोग करने से खर्चा कम आता है, और सुविधा अनुसार आपके लिए मैंने चौथा भी दे दिया कि सड़कों के कारण ही घर घर तक सामान और सेवाएं पहुंचाना संभव हो पाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सड़क परिवहन के 3 लाभ को यहाँ पर देख लिया। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मुक्त व्यापार क्या है। ये जो पूछा गया है मुक्त व्यापार क्या है, मुक्त व्यापार क्या है, तो इसका उत्तर हम लोगों को लिखना है कि व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के नाम से जाना जाता है, और यह कार्य व्यापारिक अवरोधों जैसे सीमा शुल्क आदि को हटाकर किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा, जिसमें पूछा गया था कि मुक्त व्यापार क्या है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि एंथेसाइट कोयला क्या है। तो दोस्तों, ये जो है कोयला का एक प्रकार है, लेकिन इसका उत्तर जो हम लोगों को लिखना है कि एंथ्रेसाइट कोयले की सबसे अच्छी किस्म का नाम है। एंथ्रेसाइट कोयला क्या है, तो एंथ्रेसाइट कोयले की सबसे अच्छी किस्म का नाम है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी कमांड क्षेत्र में उभरी एक पर्यावरणीय समस्याओं का परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर लिखना है कि सघन सिंचाई तथा जल के अत्यधिक प्रयोग से अनेक क्षेत्रों में जल भराव व मृदा लवणता जैसी पर्यावरणीय समस्या भी सामने आई है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि राजमार्ग या फिर महामार्ग क्या है। तो इसका जो उत्तर लिखना है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर महामार्ग कहा जाता है। और दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो सड़क मार्ग है इसको कुल मिलाकर के 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिसमें आपका जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है, राजमार्ग है, और वहीं पर तीसरा आपका जो है जिला राजमार्ग या फिर ग्रामीण सड़कें भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि उन महत्वपूर्ण मदों के नाम बताइए जिन्हें भारत विभिन्न देशों से आयात करता है, यानी कि दूसरे देशों से भारत क्या क्या आयात करता है अपने देश में। तो इसका उत्तर लिखना है कि भारत विभिन्न देशों से निम्नलिखित वस्तुओं का आयात करता है, जिसमें 1 नंबर में आपका पेट्रोलियम एवं संबंधित पदार्थ, दूसरा में स्वर्ण व चांदी, तीसरा में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, चौथा में मोती व बहुमूल्य पत्थर, और 5वां में रसायन है, और 6ठा में परिवहन उपकरण है। तो इस तरह से हम लोगों ने 33वें प्रश्न के उत्तर को भी देखा।
इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भू निम्नीकरण से क्या तात्पर्य है या फिर अभिप्राय है। तो इसका उत्तर लिखना है कि भूमि निम्नीकरण का सामान्य अर्थ भूमि की गुणवत्ता में होने वाली कमी है और यह कमी मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, लवणता, जलाक्रांति आदि कारणों से होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी लिखा जिसमें पूछा गया था कि भू निम्नीकरण से क्या अभिप्राय है। तो ये आप लोगों ने समझ गया होगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका शुरू होता है खंड बी यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के जो है 8 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में केवल 6 ही प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है और 6वां प्रश्न आपका 3-3 नंबर का होगा, यानी कि सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर आप लोगों को 18 नंबर मिलेगा। और इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है आप लोगों को लगभग 150 शब्दों के आसपास में ही देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है वह है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, यानी कि मानव भूगोल किसे कहते हैं और इसको लेकर के विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या विचार दिए हैं या फिर परिभाषा दिए हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबद्ध है और जो भौतिक दशाओं का योग होते हैं। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका दिया गया है कि के एलन के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील, मानव तथा अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अगला दिया गया बलास के शब्दों में मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के मध्य के अंतर संबंधों के विषय में एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है और इस संकल्पना से हमारी पृथ्वी पर क्रियान्वयन करने वाले भौतिक नियमों के विषय में और उस पर निवास करने वाले जीवधारियों के संबंधों के बारे में अधिक विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया जिसमें पूछा गया था कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है 3-3 भूगोल वेताओं का मानव भूगोल के बारे में जो परिभाषा दिया गया है उसको देख लिया। इसका दोस्तों आपका अगला लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है कि जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास कर रहे व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है और दूसरे शब्दों में जनसंख्या घनत्व मानव भूमि का एक अनुपात है। अतः किसी प्रदेश के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या में जो पारस्परिक अनुपात होता है उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसके बाद आगे लिखना है कि किसी प्रदेश की जनसंख्या घनत्व इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि उस प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कितने व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है, अर्थात व्यक्तियों की संख्या प्रदेश के संसाधनों के उपभोग का स्तर निर्धारित करती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि वृद्धि तथा विकास में क्या अंतर है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है वृद्धि तथा विकास में निम्नलिखित अंतर है, जिसमें इधर लिखना है वृद्धि, इधर लिखना है विकास। और ये जो पहला पॉइंट आपका है कि वृद्धि मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्षित होती है, वहीं पर इधर पहला पॉइंट है कि विकास गुणात्मक तथा मूल्य सापेक्ष होता है। इसका दूसरा पॉइंट है कि यह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है और इधर दूसरा पॉइंट है कि यह सदैव धनात्मक होता है। इसका दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट है कि एक समयावधि में यह परिवर्तित हो जाती है और इधर दिया गया है कि यह भी एक समय अवधि में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा जिसमें पूछा गया था कि वृद्धि तथा विकास में क्या अंतर है। तो यही अंतर था। 3 पॉइंट में हम लोगों ने लिखा क्योंकि ये जो है आपका 3-3 नंबर वाला लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं। क्रियाकलाप जो होता है आपका प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थक है, पंचम है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है कि प्राथमिक अथवा प्रारंभिक व्यवसाय वे हैं जिनके द्वारा मानव प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करता है और प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। और इसका प्रमुख कारण यह है कि यह क्रियाएं पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री तथा खनिजों के उपयोग से संबंधित होती है। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आखेट व भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से
आगे बढ़ें, वनों से लकड़ी काटना, कृषि व खनन कार्य प्रमुख रूप से सम्मिलित होते हैं, यानी कि ये सभी आपके प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं इसे समझ लिया है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जलवायु कारक को लिखिए। इसका सही उत्तर कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों इसका उत्तर लिखना है कि अनुकूल जलवायु मानव को क्षेत्र विशेष में रहने को आकर्षित करती है। अभावर, तराई, गंगा का निम्न डेल्टा आदि क्षेत्रों में दलदल व वनों की अधिकता तथा आर्द्र जलवायु के कारण विषैले कीड़े मकोड़े तथा जीवों एवं बीमारी के कारण बहुत कम घने बसे हैं। उन क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं, जबकि भारत के मैदानी क्षेत्रों में अच्छी जलवायु के कारण सर्वत्र अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि गुच्छित बस्तियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। गुच्छित बस्तियों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर लिखना है कि गुच्छित बस्तियों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहली विशेषता है कि यह बस्तियां सघन या घरों के संग्रह सहत निर्मित क्षेत्र के रूप में मिलती है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि इन बस्तियों में रहन सहन का एक स्पष्ट क्षेत्र होता है, जिसके समीपवर्ती भागों में कृषि भूमि तथा चारागाह भूमि होती है। तीसरा पॉइंट है कि घरों में संकुलित निर्मित क्षेत्र तथा उनके मध्य मिलने वाले रास्ते या गलियां आयताकार अरिये तथा रैखिक प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। और चौथा पॉइंट है कि इस प्रकार बस्तियां भारत के अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मैदानों तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। आगे हम लोग बढ़ें तो आपका जो अगला है कि कई बार लोग सुरक्षा के कारणों से सहत गांवों में रहते हैं और ऐसे गांव मध्य भारत में बुंदेलखंड क्षेत्र एवं नागालैंड में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा, जिसमें पूछा गया था कि गुच्छित बस्तियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति की 3 मुख्य उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। हरित क्रांति जो भारत में 60 के दशक में हुआ था, तो इसके जो है कुछ जो है 3 मुख्य उपलब्धियों का वर्णन करना है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर लिखना है कि हरित क्रांति की मुख्य उपलब्धियां निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला पॉइंट देना है उत्पादन में वृद्धि, और इसमें लिखना है कि अनाजों के उत्पादन में लगभग 25% की अतिरिक्त वृद्धि हुई। और हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पंजाब एवं हरियाणा राज्यों में हुआ और इन राज्यों में कृषि विकास एक प्रतिष्ठित और उच्च स्तर तक पहुंच चुका है। और इन राज्यों में सबसे अधिक प्रभावित फसल गेहूं है। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में चावल की खेती में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई। दूसरा पॉइंट है पूंजीवादी कृषि को प्रोत्साहन, और आगे इसमें लिखना है कि वैसे किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर भूमि थी और जो साधन संपन्न थे, उन्होंने पूंजीवादी कृषि को प्रोत्साहित किया। तीसरा आपका दिया गया है किसानों की समृद्धि, और इसमें लिखना है कि हरित क्रांति के कारण किसानों की स्थिति में बहुत अधिक सुधार आया और कृषि एक लाभदायक व्यवसाय बन गया। तो इस तरह से भारत में जो 60 के दशक में हरित क्रांति हुई थी, तो उसका जो 3 प्रमुख उपलब्धियां थी उसे हम लोगों ने 3 पॉइंट में यहाँ पर देखा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कि वर्षा जल संरक्षण की किन्हीं 3 विधियां बताइए, यानी कि वर्षा का जो जल है उसको बचाने का, संरक्षित करने का कौन कौन सी विधियां हैं। तो उसमें से 3 विधियों का यहाँ पर हम लोग को उल्लेख करना है, लिखना है। तो इसका जो उत्तर लिखेंगे कि वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित 3 विधियां उल्लेखनीय हैं। जिसमें पहला आपका है टाँका, और इसके बारे में लिखना है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों में अवस्थित बस्तियों में परंपरागत रूप से एक वर्षा जल संग्रहण ढांचे का उपयोग किया जाता है। और टाँका या फिर कहें कि कुंड के नाम से प्रसिद्ध यह वर्षा जल संग्रहण ढांचा प्रस्तुत वस्तुतः एक ढकी हुई भूमिगत टंकी होती है, जिसका निर्माण घर में या घर के पास वर्षा जल को एकत्रित करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले विधि को देखा। इसका दोस्तों आपका जो दूसरा विधि है वह है तालाब एवं झील, और इसमें लिखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से वर्षा जल संग्रहण के लिए धरातलीय संरचनाएं जैसे तालाब एवं झीलों का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरे पॉइंट को देखा, दूसरा विधि को। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आप लोगों के लिए जो है अगला जो विधि है जल संभर प्रबंधन द्वारा प्रस्तर कूप व चेक डैम निर्मित कर जल संग्रहण करना। इसका अगला है सर्विस कूपों द्वारा घरों की छतों के वर्षा
वर्षा जल का संग्रहण करना। अगला है कि पुनर्भरण कूपों द्वारा वर्षा जल का संग्रहण करना। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर इन विधियों को भी देखा। और आगे लिखना है कि वस्तुतः वर्षा जल संरक्षण में घरों की छतों, सड़कों तथा अन्य अभेद्य सतह वाले क्षेत्रों के संग्रहण के लिए छोटी छोटी नालियों, प्लास्टिक टैंकों तथा पाइपों का उपयोग करना होता है। इस प्रणाली के द्वारा वर्षा जल को ग्राम के सूखे कुओं तथा शुष्क क्षेत्रों में संग्रहित किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका दिया गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में केवल 4 का ही उत्तर लिखना, और चारों प्रश्न आपका 5-5 नंबर का होगा। यानी कि सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर 20 नंबर मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है वह है कि विश्व में लौह इस्पात के वितरण की विवेचना कीजिए। यानी कि पूरे विश्व में जो लौह इस्पात पाया जाता है तो किस किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका जो उत्तर लिखना है कि लौह इस्पात उद्योग विश्व का एक महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योग है, क्योंकि यह अनेक उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। आगे लिखेंगे विश्व वितरण, और इसमें लिखना है कि लोहा इस्पात उद्योग का विकास यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के विकसित देशों में अत्यधिक हुआ है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात के उत्पादन क्षेत्र उत्तर अल्पेशियन प्रदेश, महान झील क्षेत्र, अटलांटिक तट हैं, और इस उद्योग का विस्तार दक्षिणी राज्य अलाबामा में भी हुआ है। आगे लिखना है कि पीटर्सबर्ग क्षेत्र का महत्व घटने से इस क्षेत्र को जंग का कटोरा कहा जाता है। जंग का कटोरा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पीटर्सबर्ग को। आप लोग ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें जो आपका पहला पॉइंट दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख क्षेत्र व केंद्र, और इसमें पहला पॉइंट है उत्तरी पेशियन प्रदेश में पीटर्सबर्ग। दूसरा पॉइंट है महान झील क्षेत्र में शिकागो, गैरी, इरी, क्लीवलैंड, लॉरेन, बफेलो एवं डेलुथ, और इसका तीसरा में है अटलांटिक तट पर स्पैरोज पॉइंट एवं मोरिस विले, और इसके चौथा में है अलाबामा राज्य में अलाबामा। तो इस तरह से हम लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख क्षेत्र या केंद्रों को देखा। इसका अगला पॉइंट आपका दूसरा में है ग्रेट ब्रिटेन के प्रमुख केंद्र बर्मिंघम व शेफील्ड, और इसमें आपका जो पहला पॉइंट देना है कि ये आपका ब्रिटेन का क्षेत्र था। इसके तीसरा में है जर्मनी के प्रमुख केंद्र, जिसमें आप लोग देखिए डैसबर्ग है, डोरंटमुंड है, इसके बाद डुसुलडोरफ है एवं एसेन है। इसका फ्रांस के भी क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं, जो क्षेत्र है उसका। और पांचवा में देखिए सोवियत रूस के प्रमुख केंद्र का नाम यहाँ मॉस्को, पीटर्सबर्ग है, इसके बाद लिपेटस्क है एवं तुला है। इसका छठा पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं यूक्रेन का क्षेत्र है, जापान का भी क्षेत्र है, चीन का भी है, और भारत का प्रमुख क्षेत्र है जमशेदपुर, कुल्टी, कुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, सलेम और विशाखापट्टनम और भद्रावती। तो इस तरह से हम लोगों ने विश्व में किधर किधर लौह अयस्क पाए जाते हैं, लौह इस्पात पाए जाते हैं, तो उसे हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया पूरे वर्ल्ड के बारे में। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार को बढ़ाने में पनामा नहर ने किस प्रकार जो योगदान दिया है। ये जो पनामा नहर है तो उसके महत्व के बारे में लिखना है। तो इसका जो उत्तर लिखेंगे पनामा नहर, और आगे लिखना है कि यह नहर सन 1904 से 1914 के मध्य संयुक्त राज्य द्वारा बनाई गई, और इस पर 7.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। उस समय 7.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, और इसे पनामा के स्थल डमरू मध्य को काट कर बनाया गया है, और यह प्रशांत तट पर पनामा को अटलांटिक महासागर के तट पर कोलोन बंदरगाह से जोड़ती है। और यह नहर 82 किलोमीटर लंबी और 12 मीटर गहरी और लगभग 90 मीटर चौड़ी है, और इसकी तली में चौड़ाई 150 मीटर है से लेकर के 300 मीटर है, और आगे दिया गया है 1000 फीट के मध्य है, और इसको पार करने में 24 घंटे लगते हैं, और प्रतिदिन लगभग 50,000 इस नहर से में होकर निकलते हैं। और इस नहर के बनने में गोलाई पहाड़ी को काटा गया था, और इस कारण इसका तल सर्वत्र समान नहीं है और झालों का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें 3 झाल हैं, कौन कौन, गाटुम है, पेड्रोमिकेट है, इसके बाद मीरा फ्लोर्स है। तो इस तरह से यहाँ पर देखा।
इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें तो पनामा नहर का क्या महत्व है, तो इसको लिखना है कि इस नहर के बन जाने से सबसे अधिक लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका को हुआ है और इसके पश्चिमी और पूर्वी तटों के बीच दूरी कम रह गई है और इसके द्वारा सैन फ्रांसिस्को में न्यूयॉर्क जाने में 12,650 किलोमीटर और लिवरपूल जाने में 9,100 किलोमीटर और न्यू ओलंपियंस जाने में 14,250 किलोमीटर और ओक्लाहोमा से न्यूयॉर्क जाने के लिए 6,050 किलोमीटर और न्यू ऑरलियंस जाने में 9,170 किलोमीटर और बालबारोजा से न्यूयॉर्क जाने में 6,020 किलोमीटर तथा न्यूयॉर्क जाने के लिए 7,620 किलोमीटर की बचत होती है। तो इस तरह से जो है देखिए पनामा नहर का जो है प्रयोग किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो उसको क्या क्या फायदा हुआ। इसका दोस्तों आगे दिया गया नहर द्वारा होने वाला व्यापार, जिसे हम लोग देखें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं पूर्वी एशियाई देशों से इस नहर द्वारा रबड़, गर्म मसाले, अनेक अलोह धातु, चीनी, दूध उत्पाद, ऊन, गेहूं, चावल, चाय, तंबाकू आदि उत्तरी व लैटिन अमेरिका के पूर्वी भागों को एवं अनेक प्रकार का सामान वैंकूवर एवं सैन फ्रांसिस्को से संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के पूर्वी भाग और पश्चिमी यूरोप भेजे जाते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो अंतिम पैराग्राफ इसमें लिखना है कि वन वस्तुएं जो कि लैटिन अमेरिका के पश्चिमी भागों से यूरोप भेजी जाती है वे हैं मैक्सिको व बोलीविया से चांदी, पेरू से सोडा और इक्वेडोर से सिनकोना और कोलंबिया से टिम्बर, खनिज तेल आदि। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देख लिया जिसमें पूछा गया था कि विश्व व्यापार को बढ़ाने में पनामा नहर ने किस प्रकार योगदान किया। तो इसका सही उत्तर यही था। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, इसीलिए इतना ज़्यादा शब्द देना पड़ा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का मापदंड होता है, व्याख्या करें। ये जो शब्द या फिर वाक्य दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का मापदंड होता है, व्याख्या करें। तो इसका जो उत्तर लिखना है कि किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का ज्ञान उस राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा होता है और आधुनिक युग व्यापार का युग है। औद्योगिकी के कारण व्यापार में बहुत उन्नति हुई है और आज संसार के बड़े व्यापारिक देश उन्नत हैं और कम व्यापार वाले देश विकासशील देश हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी देश की आर्थिक संपन्नता का परिचय देता है और प्रति व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास का मापक है, परंतु अत्यधिक जनसंख्या वाले देशों में अधिक व्यापार होते हुए भी प्रति व्यक्ति व्यापार कम होता है। आगे दिया गया कि इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ, परिपूरकता व हस्तांतरणीयता के सिद्धांतों पर आधारित होता है और यह सिद्धांत व्यापारिक भागीदारी को समान रूप से लाभदायक होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों को लिखना है। और इसका दोस्तों आगे जो हम लोगों को लिखना है कि आधुनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है और यह राष्ट्रों की विदेशी नीति से संबंधित है और सुविकसित परिवहन तथा संचार प्रणाली से युक्त कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी से मिलने वाले लाभों को छोड़ने को इच्छुक नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। और इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर लिखिए। ये जो दोनों है परंपरागत और गैर परंपरागत, तो दोनों ऊर्जा स्रोतों में क्या क्या अंतर है। तो इसको जो लिखना है, तो इसको जो हम लोग लिखेंगे उत्तर में कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर। और इसमें दिया गया इधर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इधर है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और इसमें आपका दिया गया है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत समाप्य संसाधन है और वहीं पर ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत जो है यह समाप्य संसाधन है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। दूसरा पॉइंट है कि कोयला, पेट्रोलियम गैस और नाभिकीय ऊर्जा ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, उदाहरण स्वरूप। और वहीं पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, कूड़ा करकट से उत्पन्न ऊर्जा ये ऊर्जा के अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो तीसरा पॉइंट है कि ये वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं जो विविध कार्यों में उपयोग की जाती है। वहीं पर इधर तीसरा पॉइंट है कि इनका उपयोग अभी वाणिज्यिक ऊर्जा के रूप में शुरू नहीं हुआ है। इधर चौथा पॉइंट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कृषि कार्यों हेतु परंपरागत स्रोतों का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर चौथा पॉइंट है कि ये स्रोत भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साधन है। और इसके बाद इधर पांचवा पॉइंट है कि इन स्रोतों से प्रदूषण होता है और ये पांचवा पॉइंट है इसके विपरीत कि ये स्रोत
प्रदूषण रहित है, इसमें प्रदूषण नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और साथ ही साथ गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में जो अंतर है उदाहरण स्वरूप यहाँ पर हम लोगों ने देखा। और इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि भारत में जल प्रदूषण की प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए। यानी कि भारत में जो जल प्रदूषण है तो इसकी प्रवृत्ति या प्रकृति कैसी है, तो इसको हम लोगों को लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भारत में और हो रहे तीव्र जनसंख्या विस्फोट तथा बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण जल प्रदूषण की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है। और भारत के योजना आयोग ने इस संबंध में संदर्भ में लिखा है कि उत्तर की डल झील से लेकर दक्षिण की पेरियार झील तक तथा पूर्व में दामोदर व हुगली नदियों से लेकर पश्चिम में ढाना नदी तक जल के प्रदूषित होने की गंभीर स्थिति है। और भारत में गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियां भी खूब प्रदूषित हो रही है, जिसके कारण इन नदियों का जल आचमन करने योग्य नहीं रह गया है। आचमन का मतलब प्रयोग करने के योग्य नहीं रह गया है, पीने के जैसा नहीं रह गया है। इसके बाद आगे लिखना है कि भारत में नदियों के किनारे बसे सभी नगर व महानगर अपने यहाँ के सीवेज को इन नदियों में बिना किसी प्रतिबंध के डाल रहे हैं। सीवेज का मतलब घर का जो गंदगी होता है उसको डाल रहे हैं। और इसके अतिरिक्त इन नदियों के समीप अवस्थित उद्योग भी अपने औद्योगिक कचरे तथा प्रदूषित अपशिष्ट जल को इन नदियों के प्रवाहित जल में डाल रहे हैं। और ऐसे उद्योग में चमड़ा, लुगदी, कागज, वस्त्र तथा रासायनिक उद्योगों के औद्योगिक अपशिष्ट नदियों के जल को गंभीर रूप से प्रदूषित कर रहे हैं। यानी कि उद्योग धंधों से भी जो है इसको प्रदूषित किया जा रहा है। आगे लिखना है कि भारत में कृषि क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में सतत वृद्धि के उद्देश्य से रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा खरपतवार नाशकों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इन खतरनाक रसायनों का भी भाग वर्षा जल के साथ घुलकर नदियों या जलाशयों के जल में मिलकर उन्हें प्रदूषित कर देता है, जबकि कुछ भाग भूमिगत जल स्रोतों से मिलकर भी इसे प्रदूषित कर देता है। आगे आपका दिया गया कि प्रदूषित जल पीने से डायरिया, आंतों के कृत्रिम तथा हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होती है। और भारत में केवल कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जहां पीने का स्वच्छ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आगे हम लोग बढ़ें तो इसमें आगे दिया गया कि इसी कारण भारत की एक बड़ी जनसंख्या जल जनित बीमारियों से पीड़ित है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 25% भाग जल जनित बीमारियों से ग्रसित है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर को देखा, जिसमें पूछा गया था कि भारत में जल प्रदूषण की प्रकृति या फिर प्रवृत्ति का वर्णन करें। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वो मानचित्र पर आधारित है, जिसमें पूछा गया है कि प्रदत्त संसार के मानचित्र में निम्नलिखित को दिखाइए। यानी कि आप लोगों को जो है संसार का एक मानचित्र दिया जाएगा परीक्षा में, और वहां पर आप लोगों को अगर दिखाने आ गया दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका और केरल, तो आप लोग वहां पर कैसे दिखाएंगे। तो दोस्तों आप लोग देखिए, ये विश्व का जो मानचित्र है जिसमें आप लोगों को जो कहा गया था सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका को दिखाने का, तो आप लोगों का देखिए यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका है, इस तरह से यहाँ पर आपका है, तो ये दिया गया है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो अगला जो दूसरा था आपका ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया देखिए आपका यहाँ पर है, ये जगह पर, ये देखिए, तो इस तरह से लिख देना है। और इसके बाद अगला जो आपका था तीसरा में कनाडा, तो कनाडा देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है, तो यहाँ पर दिखाना है। और इसके बाद श्रीलंका जो है भारत के नीचे देखिए यहाँ पर है, इस जगह दिखाना है। और वहीं पर आपका जो केरल दिखाना है, तो केरल कहाँ पर है, भारत में है, तो भारत कहाँ पर है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर है, ये केरल यहाँ। तो इस तरह से विश्व के मानचित्र में हम लोगों को दिखाना है। और अगर इसको दिखा दिए तो समय भी कम लगेगा और 5 में से 5 नंबर भी आप लोगों को बहुत ईजिली मिल जाएगा 1 मिनट में। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों के 24 फरवरी को होने वाले ज्योग्राफी के बोर्ड एग्जाम के लिए VVS सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखा, जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर था। और दोस्तों ठीक इसी तरह से आपका जो बाकी और भी जो है बहुत ही VVS सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हूं या फिर अपलोड कर रहा हूं, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक फायदा हो सके। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।